नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजपूत ट्यूटोरियल के डिजिटल प्लेटफॉर्म रेला में। आज के सेशन में हम शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग ए यानी कि व्याख्याता लेक्चरर के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम आकाश जैन है और मैं आपकी रसायन यानी कि केमिस्ट्री क्लास की प्रिपरेशन कराने वाला हूं। आज के सेशन में हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है आपका। सेकेंड, हम बात करेंगे सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का, और एक टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। आज केमिस्ट्री का ही, रसायन का हम एक टॉपिक लेंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि हमारी जो पढ़ाई है वो कैसी होने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न से। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम जो है आप लोग का इन अलग अलग टॉपिक्स पे होने वाला है, जिसमें केमिस्ट्री आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा, रसायन आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें आपको 3 भाग में विभाजित होता है रसायन। एक होता है हमारा भौतिक रसायन, जिसको हम फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। एक होता है कार्बनिक रसायन, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। और एक होता है आपका अकार्बनिक रसायन, यानी कि जिसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो इनमें अलग अलग 30 मार्क्स, 35 मार्क्स और 35 मार्क्स से विभाजित किया गया है पूरे 100 क्वेश्चंस को। उसके अलावा आपका पेडागोजी पे क्वेश्चन आएगा, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर के नॉलेज पे और जनरल नॉलेज पे आपका क्वेश्चन होगा। तो इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न होने वाला है। मैं जो आपकी तैयारी करने वाला हूं वो मैं आपकी केमिस्ट्री यानी कि रसायन सिलेबस में तैयारी कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं हमें केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, कितने यूनिट्स हैं। तो दोस्तों, हम सभी 11वीं 12वीं पास करे हैं, तो हम जानते हैं कि 11वीं 12वीं में हमने केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा था, रसायन में क्या क्या पढ़ा था। तो वही सिलेबस का पूरा कॉपी पेस्ट है इसका सिलेबस। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं पूरे 11th और 12th यानी 11वीं और 12वीं के सारे चैप्टर। तो कुल मिलाकर के हमारी 30 यूनिट्स हैं, 30 यूनिट्स हैं 11th और 12th की मिलाकर के, जिसमें 11th की हमारी जो है वो 14 यूनिट्स हैं और बाकी जो 16 यूनिट है वो हमारी 12th क्लास की है। तो आइए एक एक करके ब्रीफ में देखते हैं कि क्या क्या हमें हर यूनिट में पढ़ना है। तो पहली यूनिट जो हमारी है वो 11th की है, वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। कोई भी अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रसायन पढ़ रहे हैं, तो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम यही सब पढ़ने वाले हैं कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, इनके अलग अलग लॉस क्या होते हैं। मोल कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी आए हैं पिछले साल के एग्जामों में। तो हम इस चैप्टर में वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में डिस्कवरी कि कौन कौन साइंटिस्ट आए, किन्होंने अपना अपना स्ट्रक्चर दिया, फिर फाइनली हमने किसके स्ट्रक्चर को माना। तो इस बारे में हम यूनिट नंबर 2 यानी कि इकाई 2 में पढ़ेंगे। ऐसे ही हमारा यूनिट नंबर 3 है एलिमेंट्स। कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, है ना, उनको हमने कैसे क्लासिफाई किया है। एक पीरियोडिक टेबल होती है, उस पूरी पीरियोडिक टेबल की स्टडी हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, यानी कि रासायनिक बंधन और आणविक संरचना, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मॉलिक्यूल का। पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किए थे यूनिट नंबर 2 में, फिर यही एटम मिलके, यही परमाणु मिलके अणु बनते हैं, तो उसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 में। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा यूनिट नंबर 2 है, यानी कि अलग अलग पदार्थों की क्या क्या अवस्थाएं होती है, जैसे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। तो इस चैप्टर में हमें लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ना है। 11वीं में हम लिक्विड और गैसियस स्टेट पढ़ते थे और 12वीं का पहला चैप्टर हमारा सॉलिड स्टेट होता था, यानी कि ठोस अवस्था। तो इस चैप्टर में हमें 2 अवस्थाएं पढ़नी है, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। फिर आएंगे हम अगले चैप्टर में, दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल चेंज में किस तरीके से हीट का एब्जॉर्प्शन और रिलीज होता है, कैसे जो हीट है वो हमारे रिएक्शन में एब्जॉर्ब होती है या हीट जो है हमारे रिएक्शन से बाहर निकलती है। तो इस चैप्टर में हमें उसी के बारे में पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल मतलब हीट होती है ना, उष्मगतिकी। अगला हमारा यूनिट है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको अपन, रासायनिक संतुलन, कि कोई भी रिएक्शन, सारे रिएक्शन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल नहीं होते हैं। कुछ रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं। तो जो रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं वो पूरा कंप्लीशन तक जाते हैं, यानी कि उनका अंत होता है, यानी कि उनके सारे रिएक्टेंट, यानी कि जो भी रिएक्ट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, वो खत्म हो जाते हैं। बट जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि
जैसे जैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, साथ साथ में प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट भी बनाना चालू कर देते हैं, तो वो रिएक्शन कभी खत्म नहीं होता है, तो वो पहुंचता है एक संतुलन में, उसे कहते हैं अपन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो वो अपन इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, यूनिट नंबर 7 में। ये सब 11th के ही टॉपिक्स हैं दोस्तों, यूनिट नंबर 14 तक हम 11th का ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट होता है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज रेडॉक्स अभिक्रिया। दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब ये साथ में होते हैं तो उसे अपन कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस चैप्टर में अपन रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगला हमारा चैप्टर है हाइड्रोजन, जो सबसे एलिमेंट 1 है, हमारा एलिमेंट नंबर 1 है हाइड्रोजन। हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो कैसे बिहेव करता है फिजिकली, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है उसकी, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि वाटर है, पानी, हम वाटर हाइड्रोजन जो है मतलब से पानी बन रहा है हमारा, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जल के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके अलग अलग और कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, उनका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, कैसे उनको बनाया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर आते हैं हम एस ब्लॉक एलिमेंट में। एस ब्लॉक एलिमेंट का मतलब है कि हमारा जो पूरा पीरियोडिक टेबल है, जो एक टेबल है जहाँ पे सारे एलिमेंट्स सजाए गए हैं, वो टेबल को हम 4 ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, एक होता है डी ब्लॉक, और चौथा होता है हमारा डी एफ ब्लॉक। तो एस, पी, डी एंड एफ 4 ब्लॉक होते हैं, जिसमें हम यूनिट नंबर 10 में पढ़ने हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। यानी कि एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनका प्रिपरेशन, उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये हमारा यूनिट नंबर 10 होने वाला है दोस्तों। यूनिट नंबर 11 में पी ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक क्या होता है? एस ब्लॉक, अगर आपको थोड़ा पीरियोडिक टेबल के बारे में नॉलेज है, तो 18 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसमें पहले 2 ग्रुप को हम एस ब्लॉक कहते हैं और आखिरी के 6 ग्रुप को हम पी ब्लॉक कहते हैं। तो हम आखिरी के 6 ग्रुप पढ़ने वाले हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। यूनिट नंबर 12 जो है हमारा वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये हमारा ऑर्गेनिक पार्ट चालू हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट खत्म नहीं हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री हमारा 12th में भी कुछ पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री का है। तो 11th में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 यूनिट पढ़ते थे हम। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम जनरल प्रिंसिपल पढ़ते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, कैसे हम कार्बन कंपाउंड्स का नामकरण करेंगे, है ना, उसके क्लासिफिकेशन, एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स क्या होते हैं, अल्काइंस क्या होते हैं, ये हम इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में हम अलग अलग पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। एलिफैटिक में हम फिर एल्केन, एल्कीन, अल्काइन पढ़ेंगे, और एरोमेटिक में हम बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। हर में हमें उनका प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। इसके बेसिस में क्वेश्चन आते हैं। कई सारे यहाँ पे नेम रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। नेम रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। नेम रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जो किसी साइंटिस्ट ने दिए होंगे, तो उन्होंने अपना नाम से उस रिएक्शन को दे दिया, तो उस रिएक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट एक और लास्ट चैप्टर हमारा 11वीं का है, वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यानी कि पर्यावरण रसायन विज्ञान, यानी कि हमारे आसपास जो केमिस्ट्री है, मतलब आप ओजोन लेयर जानते हैं, वो भी एक तरह का केमिकल है। एयर पोल्यूशन केमिकल से हो रहा है, वाटर पोल्यूशन केमिकल से हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हम वही सब पढ़ने वाले हैं कि पोल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप के पोल्यूशन है, उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे आप उनमें रुकाव कर सकते हैं। तो वो हमारा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। यूनिट नंबर 15 है हमारी सॉलिड स्टेट, जो हमने 2 स्टेट 11वीं में पढ़ी थी, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। एक स्टेट रह गई थी, वो हम 12वीं के पहले चैप्टर में पढ़ते हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट। यहाँ से हमारा 12th का पोर्शन स्टार्ट हो गया दोस्तों। यहाँ पहला 14 यूनिट जो हमारी थी वो 11वीं की थी। अब 12वीं की यूनिट्स हमारी चालू हो गई, जिसमें पहला सॉलिड स्टेट हुआ। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब हम सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है सोल्यूशन। 12वीं का दूसरा चैप्टर सोल्यूशन। हमारे सिलेबस के हिसाब से यूनिट नंबर 16 सोल्यूशन, विलयन जिसको बोलते हैं अपन, यानी कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जैसे हम शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें हम शक्कर डालते हैं पानी के अंदर, तो पानी को हम कहते हैं सॉल्वेंट और शक्कर को कहते हैं हम सॉल्यूट। इन दोनों को मिलाकर ही बनता है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे कि कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो हम यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी आप लोग को, क्योंकि पूरी कंसेप्ट बेस्ड होती है, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, तो बहुत ईजिली आपसे इन टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे।
नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, एक और एक चैप्टर है जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का ही है, जिसको अपन कहते हैं विद्युत रसायन, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो दो टाइप के सेल पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक होता है हमारा गैल्वेनिक सेल, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम कैसे इनका कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि कैसे इनको बनाया जाता है, इनका वर्किंग कैसा होता है, कैसे ये सेल्स काम करते हैं, तो ये सब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स में आएंगे तो हम ऑलरेडी इसके जैसा चैप्टर 11th में पढ़ते थे जिसका नाम थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम था, बट यहां पर हमको क्या करना है, हमें अपने रिएक्शन की स्पीड निकालनी है। वहां हम रिएक्शन की स्पीड नहीं निकाल पाते थे कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है हम ये देखते थे, बट उसकी स्पीड हम नहीं निकाल पाते थे। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम रिएक्शन की स्पीड कैलकुलेट करेंगे, रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करेंगे। रिएक्शन मतलब अभिक्रिया जो है वो कितनी दर से हो रही है, कितनी स्पीड से हो रही है, उसके बारे में बात करने वाले हैं अपन, अभिक्रिया की दर। नेक्स्ट हम आएंगे सरफेस केमिस्ट्री में, जो सतह में जो हमारी केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री है, उसके बारे में बात करेंगे। अलग अलग फिनोमिना जैसे कि सरफेस टेंशन क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, वो सब हम सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों के पृथक्करण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रतिक्रियाएं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो हमारे नेचर में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं दोस्तों, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, एलिमेंट्स काफी रिएक्टिव हैं, तो वो अपने प्योर स्टेट में कहीं पाए नहीं जाएंगे, तो ये हमेशा अपने कंबाइंड स्टेट में होते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, मिनरल्स के फॉर्म में होते हैं, ओर के फॉर्म में होते हैं। तो उनको उनसे निकाला कैसे जाए, जैसे आप आयरन यूज करते हैं, लोहा यूज करते हैं, बट वो लोहा बनाया कैसे जाता है, तो उसका एक आयरन ओर होता है जिसको हम हेमेटाइट बोलते हैं, और हेमेटाइट से हम कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं करके अपने आयरन को बाहर निकालते हैं। तो वो कौन कौन से प्रोसेसेस हम वहां यूज करते हैं वो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर हमारा आता है पी ब्लॉक एलिमेंट। याद करिए हमने एस ब्लॉक एलिमेंट वहां पढ़ा था 11वीं के टॉपिक में, और वहां पे पी ब्लॉक एलिमेंट भी थे, बट कुछ पी ब्लॉक, जैसे पी ब्लॉक में मैंने आपको बताया था 6 ग्रुप हैं, तो हम वहां पे कुछ ग्रुप्स हम वहां डिस्कस करते हैं, बचे हुए ग्रुप हम यहां डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा 22वां यूनिट विच इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये हमारा आखिरी 2 ब्लॉक है। एस ब्लॉक हम 11वीं के टॉपिक में पढ़ लिए थे, पी ब्लॉक हमने यहां खत्म किया, 2 ब्लॉक और बच गए हैं, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके बारे में भी, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, ये कैसे बिहेव करते हैं, इनके कंपाउंड्स कैसे बिहेव करते हैं, वो हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं हम 23वीं यूनिट में, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एक होते हैं सिंपल कंपाउंड्स और एक होते हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कि समन्वय यौगिक, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हमारा एक से ज्यादा कैटायन या एनायन इन्वॉल्व होता है, उसको अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती है, आप ऐसा कह सकते हो। हमारी 3 टाइप की बॉन्ड होती है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरी होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम फिर से ऑर्गेनिक में आ जाएंगे। तो ऑर्गेनिक में हमारा अभी तक जो हमारे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और डी एंड एफ था, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट था। इसके पहले जो हमने पी ब्लॉक देखा, डी ब्लॉक देखा, एफ ब्लॉक, ये सब, और ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये सब हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। इनफैक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिर से हमारा पार्ट चालू हो जाएगा विच इज हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। हेलो एल्केन, हेलो अरीन क्या होते हैं, ये हमारे हाइड्रोकार्बन से ही बनाए हुए कंपाउंड है जिसमें हेलोजन लगा होता है, तो उसको अपन हेलो एल्केन या हेलो अरीन बोलते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर एक हाइड्रोजन हटा करके हमने हेलोजन लगा दिया तो उसको हेलो एल्केन कहते हैं, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन हटा करके अगर हमने हेलोजन लगा दिया तो उसको हम हेलो अरीन्स बोलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है 24वां। 25वें चैप्टर में अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में पढ़ेंगे। अल्कोहल का मतलब होता है OH ग्रुप। हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ते थे हाइड्रोकार्बन में कि अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप्स लगते हैं, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और अगर एलिमेंट लग रहा है हमारे कंपाउंड में तो उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो वैसे ही OH यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर लग जाए तो वो अल्कोहल और फिनॉल कहलाता है, और ईथर हमारा होता है ROR, इसको हम कहते हैं एल्कोक्सी। एल्कोक्सी ग्रुप अगर हमारे हाइड्रोकार्बन में लग जाए तो उसको हम कहते हैं ईथर। ठीक है। यूनिट नंबर 26 में हम पढ़ने वाले एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपको ये वाला ग्रुप मिलेगा। इन तीनों ही कंपाउंड्स में आपको ये ग्रुप मिलेगा। हम इन तीनों ही यूनिट में, यानी कि अल्कोहल,
ये हेलोअरीन्स, हेलोअल्केन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब में हम अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप का डिस्कशन कर रहे हैं। उनका प्रिपरेशन कैसे होती है, प्रॉपर्टीज क्या है उनकी फिजिकल एंड केमिकल, वो सब हम यहां पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अमाइंस यानी कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रोजन है। अभी तक अपन इस ऐसे कंपाउंड्स पढ़ रहे थे जिनमें ऑक्सीजन था। इसके पहले हेलोएल्केन, हेलोअरीन्स में हेलोजन था, इनमें ऑक्सीजन था। अदर एलिमेंट, मैं अदर एलिमेंट की बात कर रहा हूं अपार्ट फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई एलिमेंट अगर अपन यूज कर रहे हैं तो उसको फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं, जिसमें पहले अपन हेलोजन देखे, फिर ऑक्सीजन देखे, और फिर हमारा चैप्टर है नाइट्रोजन वाला। उसके बाद हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव अणु, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे अणु जो लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, ये सब हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ने वाले हैं। ये भी सब केमिकल्स ही होते हैं, हार्मोन्स केमिकल होते हैं, एंजाइम्स केमिकल होते हैं, तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और आखिरी के 2 चैप्टर हमारे पॉलीमर, बहुलक, और एक होता है हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी केमिस्ट्री कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। जैसे हम दवाइयाँ खाते हैं, हम साबुन यूज करते हैं, हम डिटर्जेंट यूज करते हैं, तो ये सब क्या है, केमिकल्स ही हैं। तो वो कैसे बनते हैं, उनका प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में रसायन विज्ञान वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से ये हमारी 30 यूनिट्स हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिसमें पूरा 11वीं और 12वीं का पोर्शन हम कवर करने वाले हैं इस दौरान। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे एक एक टॉपिक चैप्टर वाइज लेने वाले हैं और उसमें हम कैसे पढ़ाई करने वाले हैं। कि हम पहले उस टॉपिक का मतलब समझेंगे। और ये बता दूं मैं आपको, ये जो क्लास होने वाली है बाइलिंगुअल क्लास होने वाली है। आप नोट्स में भी देखेंगे कि मैंने दोनों ही तरीके का लैंग्वेज यूज़ किया। मैंने इंग्लिश में भी चीज़ें बताई हैं और मैंने हिंदी में भी चीज़ें बताई हैं। तो ये बाइलिंगुअल क्लास होने वाली है। जो नोट्स भी मैं आपको दूंगा, जो हम पीपीटी शेयर करेंगे, उसमें दोनों ही लैंग्वेज में कंटेंट आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो एक टॉपिक समझाने के बाद हम उसको समझेंगे, यानी कि उसको समझेंगे, उसको अप्लाई करना सीखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम उसके। कुछ क्वेश्चंस हम जेई और नीट लेवल के भी क्वेश्चंस हम करेंगे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। और उसके अलावा हम पीवाईक्यूज देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यूज बनाने से हमें कॉन्फिडेंस आता है कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर का बना पा रहा हूं या बना पा रही हूं, तो उससे हमारा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो वो चीज भी हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, हमारा पहला यूनिट का टॉपिक है। हमारा पहला यूनिट जो है वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। किसी को भी अगर रसायन यानी केमिस्ट्री पढ़ना है तो उसको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि कितने कौन कौन से टर्म्स हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में। टर्म्स बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होते कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है। हम इसी में उलझ के रह जाते हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम उन्हीं कंसेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम जब भी केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम चालू करते हैं मैटर से, यानी कि द्रव्य से। तो मैटर क्या होता है दोस्तों? मैटर हम जानते हैं कि ऐसी चीज जो जिसका मास हो, यानी जिसका वजन हो और वो एक जगह घेर रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। 2 चीजें होती हैं, इट ऑक्यूपाइज स्पेस और उसका एक मास होता है। तो ऐसे चीजों को हम मैटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। इसके क्लासिफिकेशन में अगर अपन आए तो ये 2 तरीके से क्लासिफाई हो सकता है। एक तो फिजिकल तरीके से होता है कि दिखने में वो मैटर या वो द्रव्य कैसा है। जो अपन बात कर रहे थे सॉलिड स्टेट की, लिक्विड स्टेट की, गैसियस स्टेट की, वो भी मैटर का ही क्लासिफिकेशन है। मैटर को अपन 3 तरीके से बांट सकते हैं, बट फिजिकली सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ये जो आप विभाजन देख पा रहे हैं, ये केमिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का। ये है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो ये 2 तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं मैटर को। एक होता है मिक्सचर्स यानी कि मिश्रण, और एक होता है प्योर सब्सटेंसेस यानी कि शुद्ध पदार्थ। ये प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर का मतलब क्या है समझते हैं दोस्तों? ऐसा मैटर जिसको बनाने के लिए एक जैसी चीजों का यूज किया जा रहा है, उसको हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। मतलब उसको बनाने के लिए हमने अलग अलग तरीके की चीजों को मिक्स नहीं किया है। एक ही तरीके की चीजें अगर मिल करके वो पदार्थ को बना रही है तो उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस।
शुद्ध पदार्थ, जैसे कि हमारे एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं। एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही जैसे परमाणु के बने होते हैं, यानी कि दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एक जैसे परमाणु के हमारे एलिमेंट्स बने होते हैं, तभी उनको प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में डाला गया है। तो कंपाउंड्स को क्यों डाला गया? क्योंकि कंपाउंड्स एक जैसे मॉलिक्यूल यानी कि एक जैसे अणु से बने हुए होते हैं, इसलिए हम कंपाउंड्स यानी कि यौगिक को भी शुद्ध पदार्थ के अंदर डालते हैं। तो फिर से समझते हैं, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। जैसे मैंने अगर ये गोल्ड रिंग पहनी है, तो गोल्ड एक एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है, और ये पूरी की पूरी गोल्ड रिंग गोल्ड के एटम से बनी हुई है। तो इसलिए अपन इसको प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में डाल रहे हैं। और वही जब मैं बात करता कंपाउंड की, जैसे कि हम पानी पीते हैं, तो पानी के ग्लास में पानी के एटम्स नहीं होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और सभी मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो वो सारे एक जैसे ही हैं। मैंने इसलिए कहा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो एक जैसी चीजों से मिलकर के बना हो। बस फर्क इतना है कि एलिमेंट्स एटम से मिलकर बना है और कंपाउंड्स मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो ये एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ है और ये एक जैसे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, तभी हम तत्व और यौगिक दोनों को शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में डालते हैं। दूसरा जो हमारा कैटेगरी होता है वो होता है मिक्सचर्स, यानी कि मिश्रण। ऐसे मैटर जो एक जैसी चीजों से मिलकर के नहीं बने हैं, उनको हम कहते हैं मिश्रण या मिक्सचर्स। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस यानी कि समांगी मिश्रण, और एक होता है हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी मिश्रण। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, एक उदाहरण देकर के समझाता हूं। आप जब शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, तो आप एक गिलास पानी में शक्कर को घोल देते हैं। घोलने के बाद वो पानी पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक एक जैसा दिखता है, यूनिफॉर्म दिखता है। इस टाइप के मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। आप शुगर सॉल्यूशन को कभी कंपाउंड मत बोलिएगा, क्योंकि वो एक मिक्सचर है। हमने शक्कर यानी कि शुगर और पानी को मिला करके उसको बनाया है, और उसकी क्वांटिटी फिक्स नहीं है। हो सकता है मैं बनाऊंगा तो मैं 1 चम्मच शक्कर डालूं, आप बनाओगे तो आप हो सकता है 2 चम्मच शक्कर डालो। यानी कि उसका कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं है, उसका कंसंट्रेशन फिक्स नहीं होता है। मिक्सचर में जो भी चीजें हम मिलाते हैं उसका कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होता है, जबकि कंपाउंड्स में उन चीजों का कॉम्पोजिशन फिक्स होता है, और मिक्सचर में वो कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होता है। वो कोई पर्टिकुलर रेशियो में हम उनको मिलाते नहीं हैं। पर कंपाउंड्स में जो हम तत्वों को मिलाते हैं वो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में होता है, फिक्स्ड रेशियो में होता है, तभी इसके फॉर्मूले होते हैं। कंपाउंड्स के क्या होते हैं? फॉर्मूले होते हैं। मिक्सचर के फॉर्मूले नहीं होते कभी भी, क्योंकि फॉर्मूला आप बनाएंगे कैसे? कोई शुगर सॉल्यूशन का फॉर्मूला नहीं है, कोई नींबू पानी का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये सब ही क्या है? मिक्सचर हैं। सब अपने तरीके से बनाते हैं, सब अपने अपने तरीके से क्वांटिटीज ऐड करते हैं, इसलिए उनका कोई फिक्स्ड प्रपोर्शन या रेशियो नहीं होता है, इसलिए उनके कोई फॉर्मूले भी नहीं होते हैं। दूसरी तरफ अगर मैंने उसी पानी में रेत मिला दी, सैंड मिला दी, तो हमें सैंड अलग दिखेगी, पानी अलग दिखेगा, क्योंकि सैंड जो है, रेत जो है, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, तो इसलिए हमें वो अलग से नीचे दिखेगी बैठी हुई। तो उस टाइप के मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जहां हम दोनों चीजों को अलग अलग देख पा रहे हैं। शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में, नमक पानी में या शक्कर के पानी में, शक्कर के मॉलिक्यूल्स या नमक के मॉलिक्यूल्स हमें नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो डिसॉल्व हो चुके हैं पूरी तरीके से, और ऊपर से नीचे तक वो सॉल्यूशन टेस्ट वाइज और दिखने में वो सेम होता है। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि समांगी। समांगी का मतलब ही होता है सेम। और एक हमारा विषमांगी यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ऐसे हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं दोस्तों। तो बहुत जरूरी है ये समझना। हम हायर क्लासेस तक चले जाते हैं, है ना, पर हम समझ नहीं पाते हैं आज तक एटम और मॉलिक्यूल का मतलब। एक और आसान भाषा में आपको समझाता हूं। जैसे कि अगर मैं ऑक्सीजन लूं, एक एलिमेंट, एक तत्व होता है हमारा ऑक्सीजन, जिसको हम इनहेल भी करते हैं, है ना। तो ऑक्सीजन का जो एटम होता है वो हमारा O होता है, जिसको अपन O से डिनोट करते हैं, और इसके मॉलिक्यूल को हम O2 बोलते हैं। देखो दोनों में बहुत फर्क है। अकेला सिंगल उसका जो एटम है, एक परमाणु है, वो अकेले नहीं रह सकता। तो एटम का डेफिनेशन ही होता है कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो अपने मैटर का सबसे छोटा पार्ट है, अपने मैटर का, अपने द्रव्य का सबसे छोटा पार्ट है, और वो हो सकता है अकेले रह सकता है, या हो सकता है वो अकेले ना भी रहे। जैसे कि हीलियम एक और एलिमेंट होता है, एक और तत्व होता है हमारा हीलियम, जिसका सिंबल होता है He। इसका एक एटम इंडिपेंडेंटली या अकेले रह सकता है, बट ऑक्सीजन का एक एटम, एक परमाणु अकेले नहीं रह सकता। तो वो क्या करता है? वो अपने ही एक और परमाणु के साथ मिलकर क्या बना लेता है? अणु, यानी कि
मॉलिक्यूल बना लेता है। तो जब भी आप मॉलिक्यूल वर्ड सुनेंगे ना दोस्तों, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। मॉलिक्यूल यानी कि अणु परमाणुओं का संगम है, जहां पर दो या दो से ज्यादा परमाणु मिलके अणु बनाते हैं। जैसे कि H2O एक मॉलिक्यूल है, O2 भी एक मॉलिक्यूल है, CO2 भी एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 भी एक मॉलिक्यूल है सल्फर डाइऑक्साइड, H2 भी एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, N2 भी एक मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन। क्योंकि सब में आपको दिख रहा होगा एक से ज्यादा परमाणु है। जहां एक से ज्यादा परमाणु मिल करके कोई चीज बना रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मॉलिक्यूल। परमाणु से मिला करके बनता है अणु। बट इस अणु में यानी कि इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में कुछ अंतर है दोस्तों। यहां पर जो अणु बना है, मॉलिक्यूल बना है, वो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं से मिलके बना है, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम से मिलके बना है। जबकि ये वाला जो अणु है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये एक जैसे एटम से ही मिलके बना है। दोनों ही एटम किसके हैं? दोनों ही परमाणु किसके हैं? ऑक्सीजन के। यहां पे दो परमाणु हाइड्रोजन के हैं और एक परमाणु ऑक्सीजन का है। यानी कि ये कहलाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, ये एक यौगिक का अणु है और ये एक तत्व का अणु है। ये डिफरेंस है दोनों में। ऑक्सीजन, O2, N2, H2 ये सब एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हैं, यानी कि तत्व के अणु हैं। और जो H2O है, SO2 है, CO2 है, ये सब हमारे यौगिक यानी कि कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं। ये है बेसिक डिफरेंस दोनों में। कॉम्बिनेशन ऑफ एटम तो दोनों में ही हो रहा है, परमाणु का संगम दोनों में हो रहा है, पर क्या परमाणु एक जैसे हैं यानी कि एक ही तत्व के हैं, या अलग अलग तत्वों के परमाणुओं को मिलाकर के अणु बनाया गया है? इसमें हमारा दोनों में डिफरेंस आता है। तो ये भी मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूल है दोस्तों, बट ये मॉलिक्यूल एलिमेंट का है, किसी एक तत्व का है, हाइड्रोजन तत्व का है। और ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला अणु जो है वो यौगिक का है, यानी कि एक कंपाउंड का है। वो कंपाउंड है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ये मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है और ये मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कभी भी इसके लिए एटम वर्ड यूज नहीं करेंगे, ये मॉलिक्यूल है। हम कई बार बोल देते हैं कि ऑक्सीजन को ये हमारा एटम ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, जो दो एटम से बन के बना है, मिलके बना है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हुआ और ये ऑक्सीजन का एक एटम हुआ। तो बहुत कंफ्यूजन वाली बात नहीं है एटम और मॉलिक्यूल को समझना। मॉलिक्यूल को समझना तो बहुत इजी है, क्योंकि हमको वहां पे नंबर दिख जाता है कि एक से ज्यादा परमाणु अगर मिल रहे हैं तो उनको हम मॉलिक्यूल बोल देंगे, सिंपल। चलिए आगे बात करते हैं अपन एटॉमिक नंबर एंड मास, यानी कि परमाणु की संख्या और उसका द्रव्यमान। किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग करने के लिए ये एक नंबर होता है जिसको अपन कहते हैं परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। हर एक एलिमेंट का अपना खुद का एटॉमिक नंबर होता है जो उसको दूसरे एलिमेंट से अलग करता है, तो उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। और उसी एटम का एक मास होता है, उसका एक द्रव्यमान होता है, उसको अपन कहते हैं एटॉमिक मास या परमाणु द्रव्यमान। पर इन दोनों का मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? ये हमें बताता है कि उस एटम में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। प्रोटॉन्स क्या होता है दोस्तों, एक बार शॉर्ट में समझते हैं कि किसी भी एटम के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है प्रोटॉन, जिसका आवेश यानी कि चार्ज पॉजिटिव होता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन, जिसका आवेश यानी कि जिसका चार्ज नेगेटिव होता है। और तीसरा होता है हमारा न्यूट्रॉन। एज द नेम सजेस्ट, आपको नाम से समझ में आ रहा है कि इसका चार्ज 0 होगा, इसका चार्ज क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ये एटम से भी छोटे हैं, तभी तो एटम के अंदर है। तो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर होते हैं, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होता है वो सेम होता है। ये किसी भी एटम में सेम नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं, तभी हमारा एक एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उसका आवेश 0 होता है, चार्ज 0 होता है किसी भी एटम का। ठीक है, तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन आपका चार्ज उसका नहीं होता है। तो किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? वो हमें बताता है कि उस एटम में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। मतलब अगर आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है, इसका मतलब आपको पता है कि उसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है, उसको हम Z सिंबल से डिनोट करते हैं। और वहीं एटॉमिक मास क्या होता है दोस्तों? एटॉमिक मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों को मिला करके, तीनों को जब ऐड कर देते हैं
तब हमें पता चलता है कि एटम का मास कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है। पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। अगर मैं मास की बात करूं ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है और हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है लगभग। बट इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, ये हमारे हाइड्रोजन एटम का 1/1837 टाइम होता है, जो कि बहुत ही कम है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को अपन नेग्लिजिबल मानते हैं, हम ऑलमोस्ट उसके मास को क्या मानते हैं, जीरो। इसलिए यहां पर हम लिखे तो जरूर है कि एटॉमिक मास इज द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन का मास लगभग जीरो ही होता है या ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या हो गया एटॉमिक मास का, इट इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन की संख्या लीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको परमाणु का द्रव्यमान मिल जाएगा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये तो नंबर था, तो इसका कोई यूनिट या कोई इकाई नहीं होता है, बट एटॉमिक मास का तो कुछ इकाई होगा। मास का हालांकि हम इकाई पढ़ते हैं कि मास का यूनिट ग्राम या केजी होता है, बट वो उन चीजों के लिए होता है जो बहुत बड़ी हैं। जैसे मैं अगर इस पेन की बात करूं, तो मैं इसके पेन के मास को मैं ग्राम में बताऊंगा कि हाँ ये 10 ग्राम का या 15 ग्राम का पेन है। बट एटम्स इतने छोटे होते हैं, परमाणु इतने छोटे होते हैं कि उनके मास को हम ग्राम में बताएंगे तो वो बहुत ही छोटा नंबर हो जाएगा। इसलिए हम उसके लिए अलग यूनिट, अलग इकाई यूज करते हैं, और उस यूनिट को हम कहते हैं एएमयू, जिसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। तो आप या तो एएमयू लिखा हुआ देखोगे कहीं पर, या सिंपली हम कभी कभार उसकी जगह यू भी लिख देते हैं, यूनिफाइड मास बोलते हैं उसको अपन। और एएमयू का मतलब क्या होता है, एएमयू का मतलब होता है कि जो हमारा कार्बन 12 होता है, कार्बन एक हमारा तत्व है, कार्बन 12 यानी कि जिसका मास 12 है, कार्बन 12 के एटम का अगर हम 1/12 कर दें, मतलब हमने एएमयू की डेफिनेशन कार्बन 12 की हेल्प से निकाली है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ तो रेफरेंस लेना पड़ेगा एएमयू को डिफाइन करने के लिए। हमारी आज तक जितनी भी यूनिट बनी है, मास की, लेंथ की, वॉल्यूम की, सब यूनिट किसी ना किसी रेफरेंस को लेकर ही बनाई गई हैं। इसी तरीके से हमने एएमयू यूनिट को भी कार्बन के रेफरेंस से डिफाइन किया है, और वो डेफिनेशन क्या है, कार्बन एटम का एक, कार्बन एलिमेंट का एक एटम लेंगे, उसके मास का 1/12 कर देंगे, उसका मास निकालेंगे और उस मास को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक एएमयू का मास पता चल जाएगा, जो कि लगभग एक एएमयू का जो मास है वो लगभग 1.67 इंटू 10⁻⁻24 kg होता है। तो ये उसका मास होता है 1 एएमयू का। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे दोस्तों कि अगर हम एएमयू में लिख रहे हैं तो उसका ग्राम से क्या रिलेशनशिप होता है, केजी से क्या रिलेशनशिप होता है। हम किसी भी एटम का मास ग्राम में भी लिख सकते हैं, पर वो इस तरीके के नंबर्स होंगे जो कि याद करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एएमयू या यू में ही अपने मास को डिफाइन करते हैं। तो हमारे एएमयू इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। तो हम दो चीजें पढ़े दोस्तों इस स्लाइड में। पहला था कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु की संख्या होती है, और परमाणु का द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को हम डिनोट करते हैं ए से, इसका सिंबल ए होता है और इसका सिंबल हमारा जेड होता है। मतलब अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को शो करना है तो हम एक तरीके से शो कर सकते हैं, एलिमेंट का सिंबल हम बीच में लिखते हैं, ये एलिमेंट का सिंबल हो गया, नीचे हम उसका एटॉमिक संख्या लिखते हैं यानी कि परमाणु की संख्या लिखते हैं, और ऊपर हम उसका द्रव्यमान लिखते हैं यानी कि एटॉमिक मास लिखते हैं। तो आइए जानते हैं, देखते हैं कि कैसे हम एलिमेंट्स के मास और एटॉमिक नंबर याद कर सकते हैं। हम क्लास 9th 10th से ही एलिमेंट्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ हम पहले 20 एलिमेंट्स के नाम भी याद करते थे। पहले 20 एलिमेंट्स कैसे होते हैं देखते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, जो हमारा पहला एलिमेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन। यहाँ मैं एलिमेंट का नाम लिख रहा हूँ, है ना, उसका एक सिंबल भी होता है ना, उसका एक चिन्ह होता है जो कि बेसिकली H होता है, हाइड्रोजन का सिंबल। और यहां पर मैं दो चीजें और लिख रहा हूं, उसका एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि उसके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और उसका मास भी दोस्तों 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एलिमेंट हमारा लाइन में आता है हीलियम। हाइड्रोजन के बाद होता है हीलियम, जिसका सिंबल He है। तीसरा हमारा एलिमेंट होता है लिथियम, जिसका सिंबल Li है। चौथा होता है हमारा बेरिलियम, जिसका सिंबल हमारा Be है। चौथा एलिमेंट होता है हमारा बोरॉन, जिसका सिंबल B है। देखिए सिंबल के अलग अलग
तरीके होते हैं, किसी का सिंबल पहला लेटर होता है, किसी का सिंबल फर्स्ट सेकंड लेटर होता है, पर ध्यान रखेंगे सेकंड लेटर लिखते समय उसको हम स्मॉल लेटर लिखेंगे, पहला लेटर कैपिटल होता है, दूसरा लेटर स्मॉल होता है। छठवें में आते हैं वो हमारा कार्बन होता है जिसको अपन सी से डिनोट करते हैं। सातवां होता है हमारा नाइट्रोजन जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। आठवां होता है हमारा ऑक्सीजन जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। नौवां होता है हमारा फ्लोरीन जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। और 10वां होता है हमारा नियॉन जिसके लिए हम NE यूज करते हैं, क्योंकि N तो पहले से नाइट्रोजन के लिए ले चुके हैं तो NE लेंगे पहला दूसरा लेटर। तो ऐसे हमारे ये पहले 10 एलिमेंट होते हैं, इनका एटॉमिक नंबर इसी सीक्वेंस में लिखा जाता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये पहले 10 एलिमेंट्स हुए दोस्तों। ऐसे ही अपन अगले 10 भी याद कर सकते हैं, जो कि होता है सोडियम। मैं मास का भी आपको बताता हूं, मास आप कैसे निकाल सकते हो। सोडियम होता है, सेकंड आता है यहां पे मैग्नीशियम, 12वें नंबर पे आता है हमारा मैग्नीशियम जिसका सिंबल होता है Na एंड इसका सिंबल होता है Mg। Na इसके लैटिन नेम से आया। तीसरा तरीका किसी भी तत्व के सिंबल को लिखने का, और वो होता है हमारा उनके लैटिन नेम से उनका सिंबल निकाला जाए। क्योंकि इसका लैटिन नेम नाइट्रियम होता है, सोडियम का लैटिन नेम नाइट्रियम होता है, तो वहां से Na आया है। चौथा तरीका सिंबल लिखने का, पहला अक्षर और उसके बाद सेकंड के बाद कोई और एक अक्षर हम ले सकते हैं, तो वो हमारा मैग्नीशियम होता है। तीसरा होता है हमारा एल्यूमिनियम, यानी कि 13वां नंबर हमारा होता है एल्यूमिनियम जिसका सिंबल होता है Al। फिर उसके बाद आता है हमारा सिलिकॉन, फिर आता है हमारा फॉस्फोरस के बाद आता है हमारा सल्फर 16वें नंबर पर, फिर आता है क्लोरीन 17वें नंबर पर, फिर आर्गन 18वें नंबर पर, 19वें नंबर पे आता है हमारा पोटेशियम जिसका अगेन हम लैटिन नेम यूज करके सिंबल रखेंगे K। और उसके बाद आता है हमारा कैल्शियम जिसका सिंबल होता है Ca। इसका सिंबल होता है SI। दिस इज फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। एटॉमिक नंबर इनके सीक्वेंस में हो जाएंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। इनके मास याद रखना ही बहुत आसान है दोस्तों। हम एक ट्रिक यूज कर सकते हैं कि इनमें जितने भी हमारे ऑड एटॉमिक नंबर वाले हैं, ऑड एटॉमिक नंबर यानी कि 1 हो जाएगा जिसका नंबर ऑड है, 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इधर आएंगे तो अपन 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 15, 17 और 19। ये सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं एटॉमिक नंबर के, जिनका मास निकालने के लिए आप क्या करते हो ध्यान रखना। अगर मैं हाइड्रोजन को छोड़ दूं, अगर मैं एक हाइड्रोजन का एक एक्सेप्शन ले लेते हैं, अपन हाइड्रोजन का एक्सेप्शन लेते हैं और क्लोरीन का एक एक्सेप्शन ले लेते हैं कि इनका मास के लिए मेरे पास अभी ट्रिक नहीं है, और नाइट्रोजन का एक एक्सेप्शन ले लेते हैं, बाकी सब ऑड नंबर के लिए मैं मास लिखने वाला हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ये लिथियम का मास हो जाएगा 3 × 2 6 + 1 7। एटॉमिक नंबर को डबल करना है और एक उसमें ऐड करना है। 5 को डबल करेंगे 10 + 1 कितना हो जाएगा 11, इसको मैंने अभी छोड़ा हुआ है। 9 को डबल करेंगे 18, 18 + 1 होता है 19। सोडियम हमारा है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसको डबल करेंगे तो 22 + 1 23। 13 को डबल करेंगे 26 और 1 27। 15 को डबल करेंगे 30 और 1 31। 17 को मैंने अभी छोड़ा हुआ है। 19 को डबल करेंगे तो 38 और 1 39। जितने भी ऑड नंबर हैं उनका मास यानी कि द्रव्यमान निकालने के लिए मैंने क्या किया है, एटॉमिक संख्या को यानी कि परमाणु की संख्या को मैंने डबल किया और उसमें एक ऐड कर दिया। जितने भी इवन नंबर वाले यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इनके लिए हमें जस्ट डबल करना है। उसमें भी मैं 1-2 को छोड़ रहा हूं, जैसे कि मैं बेरिलियम को छोड़ रहा हूं और मैं एक आर्गन को छोड़ रहा हूं। बाकियों का मास लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना। 2 का हो जाएगा 4, 6 का हो जाएगा 12, 8 का हो जाएगा 16, 10 का हो जाएगा 20, 12 का हो जाएगा 24, 14 का हो जाएगा 28, 16 का हो जाएगा 32, 18 मैंने अभी छोड़ रखा है और 20 का हो जाएगा 40। ऐसे अपन ये 5 को छोड़ दो, अगर जिसमें मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, ऑड में 3 और इवन में 2 जो मैंने बॉक्सेस बनाए, अगर मैं उनको छोड़ दूं तो बाकी के मास को याद रखने के लिए हमारे पास ट्रिक आ गई है दोस्तों, कि हम ऑड वाले के लिए डबल प्लस 1 करेंगे और इवन वाले के लिए हम जस्ट डबल करेंगे। अब जो 5 बच गए हैं, बेरिलियम इसका मास डबल प्लस 1 होता है जबकि ये इवन है, ये ऑड है पर इसका डबल होता है 14। इसका डेसिमल में
एटॉमिक मास आता है हमारे पहले 20 में, यही एक एलिमेंट है जिसका मास डेसिमल में आता है, फ्रैक्शन में आता है 35.5, और इसका मास कैल्शियम के बराबर होता है जिसको अपन बोलते हैं 40। तो ऐसे हम पहले 20 एलिमेंट के परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान याद कर सकते हैं, क्योंकि इनका यूज हमें मोल कंसेप्ट में आता है दोस्तों, इसलिए ये याद करना हमें बहुत जरूरी है। ये याद नहीं होगा तो हम मॉलिक्यूलर मास यानी कि आणविक द्रव्यमान नहीं निकाल पाएंगे। हम अणु तो बना लेंगे, हम मॉलिक्यूल तो बना लेंगे, बट उसका मास नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें एटम के मास नहीं पता रहेंगे। समझते हैं कि मॉलिक्यूलर मासेस क्या होता है, आणविक द्रव्यमान क्या होता है। किसी भी मॉलिक्यूल के मास को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, वो अणु को बनाने के लिए जितने भी परमाणु यूज किए गए हैं उन सब के मास को, उनके सबके द्रव्यमान को हम जोड़ देते हैं, तो हमें मिल जाता है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब आपको समझ में आ रहा हो कि मैंने क्यों आपको 20 एलिमेंट के एटॉमिक मास याद करने को बोला, क्योंकि आपको एटॉमिक मासेस ऐड करने होते हैं। हम क्या करते हैं, आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हर एक अणु के द्रव्यमान को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। सभी अणु के द्रव्यमान को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं, तब जाकर के हमारा निकलता है मॉलिक्यूलर मास। उदाहरण के तौर पे मैंने यहां पे एक मॉलिक्यूल लिया है दोस्तों, ध्यान देना, वाटर का मॉलिक्यूल लिया है मैंने H2O, जिसके पास 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके सारे परमाणुओं के मास को, द्रव्यमान को मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि हमें अभी पीछे पड़ा कि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का याद करिए 8 था, उसका एटॉमिक नंबर, उसकी परमाणु संख्या 8 थी, डबल करेंगे तो 16। तो आप जब इनको ऐड करेंगे तो 18U, यानी कि U, या फिर आप इसकी जगह AMU भी लिख सकते हैं। अभी हमने देखा था यूनिट, एटॉमिक मास की इकाई क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट AMU, या सिंपली हम U भी लिख सकते हैं। तो ये उदाहरण से आप समझ सकते हो कि कैसे हम एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, एक अणु का आणविक मास निकालेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर हम एक और करते हैं, CO2 निकालते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं दोस्तों, मेरे साथ करिएगा आप लोग भी। कार्बन 1 है यहां पर, तो 1 × कार्बन का मास है 12, कार्बन का मास 12 होता है क्योंकि उसका परमाणु संख्या 6 होती है, 6 का डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा। प्लस दूसरा क्या है हमारा, ऑक्सीजन है, पर कितने हैं, 2 हैं, तो 2, और हर एक का मास कितना है, 16। ऐड करते हैं दोस्तों, तो 12 + 32 कितना आ गया, ये 44 AMU या 44U इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे हम किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको उसके परमाणुओं का द्रव्यमान पता होना चाहिए कि वो मॉलिक्यूल, वो अणु किन किन परमाणुओं को मिलाकर के बना है। आप उनको ऐड कर दीजिए तो आपको उनका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये निकालना बहुत जरूरी है, इसके बाद ही हम मोल कंसेप्ट पढ़ पाएंगे। जब तक आपको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास क्लियर नहीं होंगे, हम मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसको अच्छे से हम याद करेंगे, 20 एलिमेंट के नाम और उनके नंबर्स, उनके मासेस हम याद कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मोल कंसेप्ट और मोलार मासेस में आते हैं। अभी तक जैसे अपन ने देखा कि एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोल रहे थे, एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास बोल रहे थे, उसी तरीके से एक मोल के मास को हम मोलर मास बोलते हैं। पर पहले समझ तो लें कि मोल क्या होता है। तो मोल दोस्तों क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि मोल क्या होता है, आप केमिस्ट्री वाले हैं, आप रसायन वाले हैं, तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि मोल क्या होता है, तो आप सीधा उनको यही बताइए कि मोल एक यूनिट होता है, एक इकाई होता है ना। किसका होता है पूछेगा तो आप बोल देना कि वो एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है। किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को बताने के लिए, किसी भी पदार्थ के मोल को बताने के लिए, उसकी मात्रा को बताने के लिए हम जो इकाई यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोल। मोल पदार्थ की मात्रा के मापन की इकाई है। तो ये यूनिट होता है, जस्ट एक यूनिट है। जैसे ग्राम एक यूनिट है ना, वैसे ही मोल भी एक यूनिट है। बस फर्क इतना है कि मोल से हमें उस चीज की क्वांटिटी का पता चलता है कि उसकी मात्रा कितनी है। मोल के जैसा एक और यूनिट हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं दोस्तों, और वो यूनिट होती है डजन। दर्जन है ना, डजन बोलते हैं हम उसको इंग्लिश में, और हिंदी में दर्जन बोलते हैं। हम जब केले लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं भैया 1 दर्जन केले दे दो, तो वो तुरंत 12 निकाल के दे देता है। तो कैसे देता है 12? क्योंकि उसको पता है कि 1 दर्जन में 12 क्वांटिटी होती है। तो जैसे डजन में 12 क्वांटिटी होती है, वैसे ही मोल भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ही इकाई है। तो डजन भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की इकाई है दोस्तों, और मोल भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की इकाई है। किसी भी पदार्थ का मात्रा कितना है वो हम मोल से बता सकते हैं। बस डजन और मोल में फर्क क्या है,
डजन हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जो चीजें बड़ी हो, देखने में बड़ी हो, है ना। हम अंगूर डजन में खरीदने नहीं जाते हैं दोस्तों, हम उसको किलो में खरीदते हैं। पर क्योंकि केला साइज में बड़ा है, हम उसके लिए डजन यूज करते हैं। बट एटम साइज में बहुत ही छोटा है, आप डजन में नहीं ले सकते उसको, इसलिए मोल यूनिट हमने यूज करी है, जिसमें एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब क्या हुआ कि 6022 आगे 20 जीरो और लगाऊंगा तब एक मोल का क्वांटिटी आएगा। मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। तो एक मोल अगर मेरे पास किसी भी चीज का है, इसका मतलब मेरे पास उस चीज के इतने सारे पार्टिकल्स हैं। यहां पार्टिकल क्यों लिखा है? क्योंकि पार्टिकल की जगह हम कोई भी चीज लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक मोल गोल्ड है, इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास गोल्ड के इतने सारे एटम है, तो मैंने पार्टिकल की जगह क्या लगा दिया? एटम, परमाणु है मेरे पास उतने गोल्ड के। और वही मैं अगर बोल दूं कि मेरे पास एक मोल वाटर है, तो वाटर के लिए अपन परमाणु वर्ड यूज नहीं करेंगे दोस्तों, पर वाटर एक कंपाउंड है। कंपाउंड किनसे बना होता है? मॉलिक्यूल से, अणु से। तो यहां मैं बोलूंगा कि मेरे पास एक मोल पानी है अगर, तो मेरे पास पानी के इतने सारे क्या हैं? अणु हैं, मॉलिक्यूल हैं। इसलिए यहां पे पार्टिकल लिख दिया कि पार्टिकल की जगह हम कभी एटम लगा सकते हैं, पार्टिकल की जगह हम मॉलिक्यूल्स भी लगा सकते हैं, पार्टिकल की जगह हम आयंस भी लगा सकते हैं। तो एक मोल का मीनिंग सेम है। जैसे आप एक डजन केला लेने जाओ या एक डजन किताबें खरीदे या एक डजन पेन खरीदें, आपको हर बार 12 ही मिलने वाला है दोस्तों। कोई पेन वाला 13 पेन नहीं दे देगा आपको। 12 डजन का मतलब 12 होता है, और ये हर चीजों में लागू होता है। उसी तरीके से एक मोल का मतलब ये वाला क्वांटिटी फिक्स है दोस्तों, ठीक है। ये वाला क्वांटिटी एक मोल के लिए फिक्स है। आप बस चीजें क्या ले रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि ये पार्टिकल की जगह आप क्या लिखोगे। तो फिर से समझते हैं, अगर हम किसी एक मोल एलिमेंट यानी कि तत्व की बात कर रहे हैं, तो तत्व बना होता है दोस्तों परमाणुओं से, और हमारा यौगिक यानी कि कंपाउंड बना होता है हमारे अणु से यानी कि मॉलिक्यूल से। तो यहां हम उस तरीके से वर्ड यूज करेंगे। यहां लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या लिखेंगे। 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ना कि एटम ऑफ वाटर। यानी कि एक मोल पानी में पानी के इतने सारे यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर मैं कोई एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो उसमें इतने ही सारे क्या हैं? एटम्स हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये पार्टिकल्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई करें, उसको पहचानें कि हमें क्या लिखना है। क्योंकि क्वांटिटी तो उतनी ही होगी। 2 मोल लोगे तो ये डबल हो जाएगा। जैसे आप 2 डजन केले लेके आओगे तो आपको 24 केले देगा दुकान वाला। इन द सेम वे अगर आप 2 मोल एटम रखे हो तो ये नंबर भी डबल हो जाएगा। और इस नंबर का एक नाम होता है दोस्तों, इसको कहते हैं अपन एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये लॉ दिया था, इसलिए ये नंबर जो है उनके नाम से पड़ा है, एवोगाड्रोस नंबर। इसको अपन डिनोट करते हैं Na से, इसका सिंबल होता है Na। तो मोल कंसेप्ट से हम कर क्या क्या सकते हैं, इसका क्या यूज होता है? तो इट हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट जानने के लिए, मात्रा जानने के लिए, किसी भी पदार्थ की मात्रा जानने के लिए हम मोल कंसेप्ट का यूज करते हैं। इससे हम कंसंट्रेशन, सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि इसका उपयोग विलियनो यानी कि सॉल्यूशंस की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन को व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। इट इज एसेंशियल इन स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइक्योमेट्रिक गणनाओं के में भी ये मोल कंसेप्ट क्या है? आवश्यक है। स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, समझना। कोई अगर मैं एक रिएक्शन लूं, अगर मैं एक इक्वेशन लूं, जैसे कि C+O2 गिव्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का, तो ये एक कहलाता है एक एटम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक कार्बन का परमाणु एक ऑक्सीजन के अणु से रिएक्ट कर करके एक अणु बना रहा है, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 1 एटम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा रिएक्शन हुआ। यहां पर अगर मुझे सबकी क्वांटिटी जाननी है, मास के टर्म्स में या मोल के टर्म्स में भी हम इनकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। उस कैलकुलेशन को अपन कहते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। देखिए कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ये स्टोइक्योमेट्री नहीं है। स्टोइक्योमेट्री का मतलब होता है कितना रिएक्टेंट मिलकर के कितना प्रोडक्ट बन रहा है, क्वांटिटी। स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन डील्स विद द क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी रिएक्ट किया तो कितना क्वांटिटी बना, ये होता है स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है।
एक एग्जांपल होता है हमारे नंबर ऑफ मोल्स का, अपन स्मॉल n से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल को, और आप किसी भी तत्व के मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या करना है आपको, उसका मास को डिवाइड करना है उसके मोलर मास से। मोलर मास क्या होता है, जो अभी अपन ने इतने देर से एटॉमिक मास पढ़े, परमाणुओं का जो हमने द्रव्यमान पढ़ा, वो सबकी यूनिट क्या थी दोस्तों, AMU। अगर अपन उन्हीं द्रव्यमानों को ग्राम में लिख देना तो वो उनका मोलर मास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में वाटर का 18 AMU निकाला था, मॉलिक्यूलर मास है ना, आणविक द्रव्यमान हमने कितना निकाला था वाटर का, 18 AMU। ये उसका मॉलिक्यूलर मास हुआ दोस्तों। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। देखिए मैंने नंबर सेम रखा है 18, बट ये जो यूनिट है, जो इकाई है, ये मॉलिक्यूलर मास की इकाई है दोस्तों, और ये इकाई है मोलर मास की। नंबर दोनों के सेम होते हैं, बट इकाई जो है, यूनिट जो है, वो चेंज हो जाती है। पर इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। कैसे जमीन आसमान का फर्क है, ध्यान देना। 18 AMU का मतलब वाटर का सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है, पर 18 ग्राम का मतलब ये तो मोलर मास है, और मोलर मास का मतलब क्या होता है, एक मोल का मास। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो वही मैं आपको बता रहा था कि जमीन आसमान का फर्क क्यों है। 18 AMU का मतलब पानी का एकमात्र मॉलिक्यूल, एकमात्र अणु, जबकि 18 ग्राम का मतलब क्या है दोस्तों, पानी का एवोगाड्रोस नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये है वो जमीन आसमान का फर्क 18 AMU और 18 ग्राम में। ऐसे दोस्तों हम हर मॉलिक्यूल का मोलर मास निकाल सकते हैं, हर एलिमेंट का मोलर मास निकाल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में सोडियम का हमने पीछे द्रव्यमान देखा था, उसका एटॉमिक नंबर 11 था, ऑड नंबर है, डबल प्लस 1 किए थे तो कितना आया था दोस्तों, 23 AMU सोडियम का एटॉमिक मास है, परमाणु द्रव्यमान है, राइट। बट इसका मोलर मास निकालना होगा तो आप नंबर सेम रखोगे, AMU की जगह क्या कर दोगे, ग्राम कर दोगे। यही मैं कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इनका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है दोस्तों, बट इकाई अलग अलग होती है। AMU होता है, दूसरा क्या होता है दोस्तों, ग्राम, पर चीजें दोनों अलग अलग हैं। 23 AMU बता रहा है सोडियम का ओनली 1 एटम, बट 23 ग्राम में सोडियम के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है। अगर आप ये चीज समझ जाओगे तो आपके लिए मोल कंसेप्ट बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, इसके क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे एक मोलर मास कैलकुलेट करके भी दिखाए हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 50 ग्राम ऑफ NaCl। देखो मास दिया है NaCl सोडियम क्लोराइड का, आपको इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जो भी मास दिया है उसको डिवाइड कर देंगे उस सब्सटेंस के मोलर मास से। और मोलर मास मैंने आपको अभी निकालना बताया कि मोलर मास हम कैसे निकालते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास को ही हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। एलिमेंट है तो उसके एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, तो उसके आणविक द्रव्यमान को ही हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे दोस्तों। और अगर कोई परमाणु है, कोई एलिमेंट है, उसका परमाणु है, तो उसके परमाणु द्रव्यमान को ही हम क्या कर देंगे, ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वो हो जाएगा उसका मोलर मास। एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इज मोलर मास ऑफ द एलिमेंट, एंड मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम इज द मोलर मास ऑफ कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है मैंने अभी कि किसी भी एलिमेंट का मोलर मास निकालना है तो उसके एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो, और किसी भी कंपाउंड का मोलर मास निकालना है तो उसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दो, दैट्स इट। तो वही हमने यहां पे भी किया है। मेरे पास 50 ग्राम नमक है, NaCl है, उसको मुझे मोल में रिप्रेजेंट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल n यानी कि नंबर ऑफ मोल, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। मास इन ग्राम कितना दिया है 50, और मोलर मास कितना होता है ये फिक्स होता है। कैसे निकालेंगे आप NaCl का मोलर मास, Na का कितना होता है 23, Cl का 35.5। याद करिए Cl एक लौता एलिमेंट था पहले 20 में जिसका एटॉमिक मास डेसिमल में आ रहा था 35.5। 17 उसका एटॉमिक नंबर होता है, 35.5 उसका एटॉमिक मास होता है। दोनों को ऐड करेंगे तो दोस्तों आएगा 58.5 ग्राम पर मोल। ये यूनिट होती है हमारी मोलर मास की। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम मोल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत समझना जरूरी है कि मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप किसी भी एटम के या मॉलिक्यूल के मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। गिवन मास को डिवाइड कर दो उसके मोलर मास से। देखो ये वाली क्वांटिटी हमेशा फिक्स होती है। अगर वो एलिमेंट है तो एटॉमिक मास उसका फिक्स होगा, अगर वो कंपाउंड है तो उसका मॉलिक्यूलर मास फिक्स होगा। इसलिए मोलर मास हमेशा फिक्स होता है किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के लिए। ठीक है, तो ये हमारा मोल कंसेप्ट हुआ। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर मेरे पास 1 मोल सोडियम है
तो मेरे पास सोडियम के इतने सारे एटम्स हैं दोस्तों, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स है मेरे पास, जिनका कुल वजन 23 ग्राम है। अब आप बोलोगे सर 23 कहां से आया? तो 23 सोडियम का एटॉमिक मास है, याद करिए 11 उसका एटॉमिक नंबर था, डबल प्लस 1, 22 प्लस 1 इज 23। वही अगर मेरे पास 1 मोल पानी का है दोस्तों, 1 मोल पानी का है, यानी कि मेरे पास अगेन इतने ही नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स। चूज द वर्ड प्रॉपरली, आपको ये वर्ड चूज करना है, एटम मत लिख दीजिए क्योंकि ये कंपाउंड है। एलिमेंट के लिए अपन एटम्स यूज करते हैं क्योंकि एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम। कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूल वर्ड यूज करते हैं बिकॉज कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। कंपाउंड्स किससे बना है? यौगिक किससे बना है? अणुओं से। और परमाणु या तत्व किससे बने हैं? परमाणुओं से, ठीक है। इसलिए यहां पे परमाणु वर्ड यूज करेंगे, यहां पे अणु वर्ड यूज करेंगे। और इसका मास कितना हो जाएगा? H2O का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है, तो इसका मोलार मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। यानी इतने सारे मॉलिक्यूल का वजन 18 ग्राम है। ऐसे आप किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट के लिए ये लाइन आप लिख सकते हैं दोस्तों। ये है उसका मोलर मास, ये है उसके नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, 1 मोल में कितने होते हैं। तो ये हमारा मोल कंसेप्ट है। अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई है दोस्तों, तो हम किसी भी तरीके के क्वेश्चन मोल कंसेप्ट के कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही एग्जांपल आपको समझाऊं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, तो आप इसको अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम मोल कंसेप्ट यूज करते हैं, तो आप इसके लिए बोल सकते हो कि एक एटम कार्बन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तब बनाता है एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक तरीका हुआ चीजों की मात्रा बताने का। दूसरा तरीका होता है मोल में, कि 1 मोल कार्बन एटम 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। 1 मोल क्यों? क्योंकि इसके सामने 1 लिखा हुआ है। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है दोस्तों, जो हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में बराबर है। उस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक संतुलित इक्वेशन है, एक संतुलित समीकरण है, जिसमें नंबर ऑफ एटम, देखिए कार्बन का यहां पे 1 एटम है, यहां पर भी 1 है, ऑक्सीजन का यहां पर 2 एटम है, यहां पर भी 2 है। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बहुत जरूरी है कि हम इक्वेशन को बैलेंस करें, उसके बाद ही हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 मोल इसका, 1 मोल इसका, और यहां भी कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है। तीसरा तरीका और एक होता है इसकी मात्रा बताने का। ये सब मैं आपको स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन बता रहा हूं कि 12 ग्राम कार्बन, 1 मोल का मास कितना होता है? 12 ग्राम कार्बन का, क्योंकि 12 उसका एटॉमिक मास होता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है दोस्तों? 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा? 32, 32। तो 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है 44 ग्राम। तो ऐसे ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब इसके आधार पे आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि अगर आपके पास 6 ग्राम कार्बन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? तो देखिए 12 ग्राम को 32 ग्राम लगता है, तो 6 ग्राम को कितना लगेगा? 16 ग्राम, और आपको 16 ग्राम ही दिया था, तो बनेगा कितना? 22 ग्राम। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करके अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोडक्ट, जो राइट हैंड साइड में लिखा रहता है, और इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट, ठीक है। तो पर ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार इक्वेशन इसी फॉर्म में आपको क्वांटिटी दे रही। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोल रहा है कि 6 ग्राम कार्बन है और आपके पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो बताइए कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यह मत करिएगा कि आपने 12 और 32 को ऐड किया तो 44 आया, 6 और 16 को ऐड किया तो 22 आया। तो यहां भी आप इन दोनों को ऐड करके अगर 38 लिख दिए आंसर, तो आपका आंसर गलत है। क्यों? समझिएगा दोस्तों, 6 ग्राम को 16 ग्राम लगता है, आपको तो 32 ग्राम दिया है, तो 6 ग्राम जैसे ही 16 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन हो जाएगा आपका खत्म। अभी भी 16 ग्राम ऑक्सीजन आपके पास बचा हुआ है। अभी इस केस में जो कार्बन आपको दिया गया था ना, वो लिमिटिंग क्वांटिटी में दिया गया था। इसको कहते हैं हम लिमिटिंग रिएजेंट, एक सीमित रिएजेंट जो आपको कम क्वांटिटी में दिया गया था, जिसके कारण आपका रिएक्शन बीच में ही रुक गया। ऑक्सीजन तो अभी बचा आपके पास। मैंने क्या दिया था आपको? 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया था मैंने आपको, और आपको मैंने 6 ग्राम कार्बन दिया। तो मैंने आपको कार्बन कम दिया है, क्योंकि कार्बन जैसे ही 6 ग्राम रिएक्ट किया 16 ग्राम से, कार्बन खत्म। अभी भी 16 ग्राम ऑक्सीजन आपके पास बचा हुआ है दोस्तों। तो ऐसे केस में हम जो चीज कम दी गई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट, एक सीमित रिएजेंट, एक सीमित केमिकल जो आपको मिला हुआ था। अगर ये और आपको दिया होता तो शायद कार्बन डाइऑक्साइड और बन जाता, क्योंकि ऑक्सीजन तो अभी भी आपके पास पड़ा हुआ है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? 6 ग्राम 16 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि 12 32 के साथ करता है, तो 6 के लिए 16 चाहिए।
पर मैंने आपको 6 के लिए 32 ग्राम दे दिए, तो यानी मैंने आपको ऑक्सीजन एक्सेस में दिया है, ज्यादा दिया है, या यूं कह लो कार्बन कम दिया है, दोनों कहना सही है, ऑक्सीजन ज्यादा दिया है या कार्बन कम दिया है, तो उस कार्बन को हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि उसकी मात्रा मैंने आपको सीमित दी है, जिसके कारण क्या हुआ, रिएक्शन बीच में रुक गया, 16 ग्राम ऑक्सीजन अभी भी शेष है, अभी भी बचा हुआ है, अगर कार्बन शायद और होता तो कार्बन डाइऑक्साइड और बन पाता। तो इस अवस्था में हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है। तो अब क्या करना है हमको, जो भी चीज सीमित होती है ना दोस्तों, हम उसके रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट का क्वांटिटी निकालते हैं। जैसे कि यहां पर कार्बन सीमित है क्योंकि कार्बन ही खत्म होने वाला है, कार्बन अगर बीच में खत्म हो गया तो बिना कार्बन के आप कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं बना पाओगे, राइट। तो इसलिए कार्बन के रेस्पेक्ट में आप बताइए कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो 12 ग्राम कार्बन 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो 6 ग्राम कितना बनाएगा, जस्ट आधा, यानी कि 22 ग्राम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 रिएक्ट करेगा 16 से ही, 16 ग्राम ऑक्सीजन हमारा रह जाएगा दोस्तों। ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट के वक्त। तो जो चीज कम होती है उसी के रेस्पेक्ट में हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। आप एक और एग्जांपल समझिएगा, मान लीजिए आपके पास एक साइकिल फैक्ट्री है, साइकिल फैक्ट्री में दिन भर में 3 सेक्शन में काम हो रहे हैं। एक सेक्शन में मान लीजिए टायर बन रहे हैं, एक सेक्शन में हैंडल्स बन रहे हैं, एक सेक्शन में सीट बन रही है, चेन बन रहा है, पैडल बन रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए पूरा दिन भर का काम हुआ और टायर वाले सेक्शन ने 100 टायर बनाए, हैंडल वाले सेक्शन ने भी हैंडल 100 बना दिए, इधर चेन और सीट वाले सेक्शन ने भी 100 सीट, 100 पैडल, 100 चेन्स बना दिए। एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों साइकिल कितनी बनेगी, 50, मात्र 50। क्यों 50 बनी सर, हैंडल तो 100 थे, तो 100 साइकिल क्यों नहीं बनी, सीट तो 100 थी, चेन 100 थी, पैडल 100 थे, तो 100 साइकिल क्यों नहीं बनी, इसलिए नहीं बनी क्योंकि टायर 100 ही थे और हर एक साइकिल में 2 टायर लगते हैं। तो 50 साइकिल जैसे ही बनी, टायर खत्म हो गए दोस्तों, तो टायर यहां पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। शायद अगर उस दिन टायर और बने होते तो साइकिल और बन जाती, क्योंकि साइकिल बनाने के लिए हमारे पास हैंडल्स और चेन और पैडल तो मौजूद थे, बट टायर हमारे पास कम पड़ गया। तो साइकिल कितनी बनी वो किसने डिसाइड किया, टायर्स ने। 100 टायर के कारण 50 साइकिल बनी। उसी तरीके से कार्बन ने डिसाइड किया कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ना कि ऑक्सीजन ने, क्योंकि कार्बन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। इसी बेसिस में एक क्वेश्चन हमारा लास्ट ईयर में आया दोस्तों, 0.5 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, रिएक्ट करता है सोडियम फॉस्फेट के साथ Na3PO4 के साथ और बनाता है 2 कंपाउंड, बेरियम फॉस्फेट। 2 कंपाउंड बनेंगे दोस्तों, एक बनता है बेरियम फॉस्फेट Ba3PO4 का ट्वाइस, बेरियम फॉस्फेट, मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, और दूसरा कंपाउंड बनता है NaCl। अब ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है दोस्तों, हमको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए अपन क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहां पे बेरियम 3 है तो हम यहां पर 3 लगा देंगे ताकि बेरियम 3 हो जाए, बट 3 लगाने से क्लोरीन जो है वो बढ़ के 6 हो चुका है, उसके लिए अपन यहां पे 6 लगा देंगे, क्लोरीन भी 6 हो गया है। बट यहां लगाने से सोडियम भी 6 हो गया, तो यहां पर अपन 2 लगा देंगे, जिससे हमारा सोडियम भी क्या हो गया, 6 हो गया। और फॉस्फेट में ये भी 2 है, ये पूरा 2 हो गया। अब ये इक्वेशन बच्चों हमारा बैलेंस है। तो इसके हिसाब से, क्योंकि हमारा देखो इक्वेशन, ये हमारा क्वेश्चन मोल के टर्म्स में है, तो मैं इसको मोल के टर्म्स में लिखता हूं कि 3 मोल बेरियम क्लोराइड 2 मोल सोडियम फॉस्फेट का जब रिएक्ट करता है तब 1 मोल बेरियम फॉस्फेट बनाता है और 6 मोल NaCl बनाता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये बेसिक है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता इस रिएक्शन के लिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है, 0.5 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद 0.2 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेरियम फॉस्फेट दैट कैन बी फॉर्म्ड इज। आपको बताना है ये कितना बनेगा। तो देखो 3 मोल को 2 मोल की रिक्वायरमेंट होती है। याद करिए अभी जैसे अपन पढ़ा रहे थे कि 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम की रिक्वायरमेंट थी, 1 मोल कार्बन को 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए था। वैसे यहां पर 3 मोल को 2 मोल चाहिए। आपके पास क्वेश्चन में ये 0.5 लिया गया है और ये 0.2 ही लिया गया है। तो पहले देखते हैं कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है, क्या ये बराबर दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, 3 मोल के लिए मुझे बेरियम क्लोराइड के 3 मोल के लिए 2 मोल की रिक्वायरमेंट होती है। तो 1 मोल के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 1 मोल के लिए मुझे चाहिए होगा 2/3 मोल। 2/3 मोल। मेरे पास कितना मोल है बेरियम क्लोराइड का, 0.5 मोल। तो 0.5 के लिए रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 2/3 इंटू 0.5, यानी कि 1/3, यानी कि 0.33 मोल। ध्यान देंगे क्या निकाला हमने, पहले हम बेसिक से चालू किया कि 3 मोल को 2 मोल चाहिए होता है।
क्वेश्चन में 0.5 दिया, तो 0.5 मोल को कितना चाहिए? 0.33, पर क्या 0.33 दिया हुआ है? नहीं। तो यानी कि हमारा सोडियम फॉस्फेट एक लिमिटिंग रिएजेंट है। ये हमें क्वेश्चन से समझ में आ गया, क्योंकि 0.3 मोल के लिए 2 मोल चाहिए होता है, तो 0.5 के लिए 0.2 दिया है, पर चाहिए था 0.5 के लिए 0.3। वो हमने बेसिक से निकाल दिया कि 3 मोल के लिए 2 मोल चाहिए होता है, तो 1 मोल के लिए 2/3 मोल चाहिए होगा, तो 0.5 मोल के लिए 1/3 यानी कि 0.33 मोल चाहिए होगा। तो इसलिए हमारा सोडियम फॉस्फेट क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। और याद करिए, प्रोडक्ट का हम कैलकुलेशन किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट के रेस्पेक्ट में, और वो कौन है हमारा यहां पर? सोडियम फॉस्फेट। तो सोडियम फॉस्फेट अगर हमारा 0.2 मोल है दोस्तों, तो हम बेरियम फॉस्फेट इसके हिसाब से निकालेंगे। तो अब ध्यान देंगे, 2 मोल 1 मोल बना रहा है, 2 मोल सोडियम फॉस्फेट 1 मोल बेरियम फॉस्फेट बनाता है, तो 0.2 कितना बनाएगा मैक्सिमम? 0.1 मोल, उससे ज्यादा बेरियम फॉस्फेट नहीं बन सकता। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका 0.1 है। सिंपल स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन इसी को बोलते हैं दोस्तों। अगर आपका मोल कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। ये हमारा एक टॉपिक था मोल कंसेप्ट, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस और भी आते हैं एग्जाम में। पर अगर आपको ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर ये लाइन आपको समझ में आ रही है दोस्तों, तो हम मोल कंसेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।